हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ द स्लेव्स ड्रीम। दिस इज चैप्टर 9। दिस इज अ पोएम, नरेटिव पोएट्री, एंड इट इज़ रिटन बाय H.W. Longfellow and it is taken from class 8 English Alive course book. So let's start. Basically बच्चों there are 3 parts: part A, part B, part C. So we will start with part A. Read the lines from the poem and answer the questions. Number 1, beside the ungathered rice he lay his sickle in his hand. बच्चों ये लाइन्स जो हैं पोएम से ली गई हैं. For more understanding you can go through my that video in which I have explained that poem. So on the basis of these 2 lines there are question A, who is the poet talking about? पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं? आंसर इज़ द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट अ स्लेव इन अमेरिका. तो अमेरिका में एक स्लेव है जिसके ऊपर ये पोएम है, उसके बारे में पोएट बात कर रहे हैं. नंबर बी, व्हाट डज द पर्सन हैव इन हिज हैंड? उस पर्सन के हाथ में क्या था? द पर्सन हैज़ अ सिकल इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक सिकल था. बच्चों सिकल होता है एक दराती जिसको बोलते हैं, जिससे फसल काटी जाती हैं, जो किसान इस्तेमाल करते हैं. नाउ नंबर 2, अगेन इन द मिस्ट एंड शैडो ऑफ स्लीप ही सॉ हिज नेटिव लैंड. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 लाइन्स, ए, व्हाट इज रेफर्ड टू एज द मिस्ट एंड शैडो ऑफ स्लीप? मिस्ट एंड शैडो ऑफ स्लीप किसको रेफर किया गया है? आंसर इज द मिस्ट एंड शैडो ऑफ स्लीप रेफर्स टू द ड्रीम बीइंग ड्राम्ड बाय द स्लेव. स्लेव के द्वारा जो सपना देखा गया है उसको मिस्ट एंड शैडो कहा गया है. नंबर बी, व्हाट इज़ द स्लेव्स नेटिव लैंड? जो बेसिकली जो स्लेव है वो उसका नेटिव लैंड क्या है? आंसर इज़ द स्लेव्स नेटिव लैंड इज़ इन अफ्रीका नियर द नाइजर रिवर. नाइजर रिवर के पास में जो अफ्रीका में उसका नेटिव लैंड है. नाउ नंबर 3, ही सॉ वंस मोर हिज डार्क आइड क्वीन among her children stand. नंबर ए, who is referred to as the dark eyed queen? तो बच्चों इन लाइनों में डार्क आइड क्वीन किसे कहा गया है? आंसर इज द डार्क आइड क्वीन इज रेफर्ड टू द स्लेव्स लाइफ. जो स्लेव की वाइफ है इसमें डार्क आइड क्वीन उसे कहा गया है. नंबर बी, हु इज़ देयर विद हर? अब उसके जो उनकी क्वीन है, उसकी वाइफ है, उसके साथ कौन कौन है? स्लेव्स चिल्ड्रन आर विथ हर वाइफ. जो स्लेव के चिल्ड्रन है वो उसके साथ है. नंबर 4, ही डिड नॉट फील द ड्राइवर्स विप नोर द बर्निंग हीट ऑफ द डे. बच्चों मैंने पोएम में भी बताया था आपको, विप का मीन्स होता है चाबुक. नंबर ए, व्हाट इज़ द ड्राइवर्स विप? ड्राइवर्स विप क्या है? द स्लेव हैज़ बीन फाउंड बाय द ऑनर लाइंग डाउन. जो स्लेव है, जो ये गुलाम है जिसके बारे में कविता है, उसको ऑनर ने क्या पाया कि वो लेटा हुआ है. एंड दे आर विपिंग हिम टू वेक हिम अप. और वो उसको चाबुक मारे जा रहे हैं उसको जगाने के लिए, उसे उठाने के लिए. नंबर बी, वाई डिडंट ही फील इट? अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्राइवर्स विप जो है वो उसको फील क्यों नहीं हो रही है उसको, स्लेव को. आंसर इज द स्लेव वॉज डेड सो ही डिडंट फील द पेन ऑफ विप एंड हीट ऑफ द बर्निंग डे. उसको वो विप जो है, वो चाबुक की जो मार है, दर्द है, वो इसलिए फील नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्लेव डेड हो चुका है, मारा जा चुका है. और उसको हीट ऑफ द बर्निंग डे भी महसूस नहीं हो रही है, जो तपती धूप है वो भी उसे महसूस नहीं हो रही है. नंबर 5, अ worn out fetter that the Saul had broken and thrown away. नंबर ए, why is the slave's body compared to a worn out fetter? बच्चों फेटर का मतलब होता है बेड़ियाँ. आंसर इज द स्लेव्स बॉडी कंपेयर टू अ वॉर्न आउट फेटर. स्लेव की बॉडी को एक वॉर्न आउट फेटर क्यों बोला गया है? बिकॉज हिज सॉल हैज़ ब्रोकन द चेन्स. क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो निकल जा चुकी है सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए. बेशक उसका शरीर जो है वहाँ पर पड़ा हुआ है खेत में. यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि चेन्स ऑफ हिज बॉडी एंड अटेन्ड फ्रीडम फ्रॉम आफ्टर डाइंग. मरने के बाद उस गुलाम ने आज़ादी पा ली है, उन सभी बेड़ियों को तोड़ दिया है. क्योंकि जीते जी तो पूरी ज़िंदगी उसने गुलामी में बिता दी, अपने ऑनर का, अपने मास्टर का कहना मान के और खेतों में काम करके पूरी स्लेवरी उसने की पूरी लाइफ. लेकिन एट लास्ट ही गेन फ्रीडम आफ्टर डाइंग. नंबर बी, व्हाट हैज़ हैपन टू द स्लेव? स्लेव को क्या हुआ है? आंसर इज द स्लेव हैज़ डाइड एंड हिज सोल हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी.
जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया, जो स्लेव है वो मर गया है और उसके जो आत्मा है वो फ्री हो चुकी है स्लेवरी से, गुलामी से उसकी आज़ाद हो गई है। नाउ बच्चों यहाँ पर पार्ट ए ओवर हो जाता है। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द स्लेव लाई बिसाइड द अनगैदर्ड राइस। स्लेव जो है अनगैदर्ड राइस, जो खेत में धान बिखरे पड़े हैं, उसके पास क्यों लेटा हुआ है? आंसर इज द स्लेव lay beside the ungathered rice because he was too tired to complete his assigned task. वो वहाँ पर इसलिए लेट गया था क्योंकि वो इतना थक चुका था काम कर करके खेत में कि वो उसका जो बचा हुआ काम था उसको भी कंप्लीट नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्लेव्स फिजिकल अपीयरेंस। बच्चों यहाँ पर पूछा है कि जो स्लेव है उसकी फिजिकल अपीयरेंस को आप डिस्क्राइब कीजिए। आंसर इज द स्लेव हैड अ बेयर चेस्ट दैट सिग्निफाइज द बेयरनेस ऑफ हिज लाइफ। स्लेव की जो है, गुलाम जो था, उसकी जो चेस्ट है वो बेयर है, उस पर कोई कपड़ा नहीं है। इससे ये पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में कितनी बंजरता है, बेयरनेस है, खालीपन है। हिज मैटेड हेयर वॉज बरीड इन द सैंड दैट शोज दैट इज स्लोली डाइंग ड्यू टू अ टायर्ड बॉडी एंड सोल। जो उसके मैटेड हेयर है, उलझे हुए मिट्टी में लथपथ उसके बाल जो हैं वो लेटने से उसके बालों में जो मिट्टी है पूरी, वो सिर उसका बाल जो है पूरे धंस चुके हैं ऐसी मिट्टी में। और इससे ये दर्शाया जाता है कि उसकी जो बॉडी है, उसका तन मन, उसकी आत्मा, सब कुछ इतना थक चुका है कि वो इस तरीके से लेटा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रिवर डिड द स्लेव सी इन हिज ड्रीम्स। कौन सी नदी वो अपने सपने में देखता है? आंसर इज द स्लेव सीज द नाइजर रिवर इन हिज ड्रीम्स। बच्चों नाइजर रिवर जो है साउथ अफ्रीका की एक बड़ी नदी है, तो उसका जो नेटिव लैंड है नाइजर रिवर के नज़दीक है, साथ में ही है, तो वो उसको सपने में नाइजर रिवर ही दिखाई देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ही सी हिमसेल्फ एज। वो अपने आप को किस रूप में देखता है सपने में? आंसर इज ही सॉ हिमसेल्फ एज अ किंग। वो अपने आप को एक राजा के रूप में देखता है कि वो घोड़े को राइड कर रहा है और नाइजर रिवर के साथ जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज ही राइडिंग इन हिज ड्रीम, डिस्क्राइब द प्लेस। क्वेश्चन है बच्चों कि वो अपने सपने में कहाँ राइड कर रहा था और उसको डिस्क्राइब करना उस प्लेस को। द आंसर इज द स्लेव इमेजिन्स हिमसेल्फ राइडिंग अ हॉर्स स्विफ्टली अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर। बच्चों स्विफ्टली होता है तेजी से, बहुत फास्ट। जो स्लेव है वो इमेजिन करता है, ऐसी कल्पना करता है अपने आप को कि वो एक हॉर्स पर बहुत तेज़ी से बैंक्स ऑफ द नाइजर, उस नदी, नाइजर नदी के किनारे पर दौड़ा जा रहा है। ही फॉलोज द फ्लैमिंगोज एंड राइड्स ऑन टिल ही सीज द रूफ्स ऑफ द हट्स ऑफ द कैफ्रे ट्राइब। वो फ्लैमिंगोज को फॉलो करता जा रहा है, फ्लैमिंगोज आगे जाती जा रही हैं और वो पीछे पीछे जा रहा है, और वो जब तक राइड करता रहता है जब तक कि उसे हट्स की रूफ नहीं दिख जाती। कहाँ की हट्स की? कैफ्रे ट्राइब की। बच्चों कैफ्रे मैं आपको बता देती हूँ दोबारा, कैफ्रे अ नेम ऑफ द पावरफुल ट्राइब। ये एक बहुत पावरफुल ट्राइब का नाम है कैफ्रे। लेटर दिस वर्ड बिकेम एन ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग वर्ड फॉर अ ब्लैक अफ्रीकन। ठीक है। एट नाइट ही हियर्स द लॉयंस रोर। रात को उसे क्या सुनाई देता है कि शेर दहाड़ रहा है। द हाइनाज स्क्रीम, जो हाइनाज हैं वो चीख रही हैं। एंड द हिप्पोपोटामस क्रश द रीड्स इन अ मार्शी लैंड। मार्शी होता है दलदली, जो दलदल होती है उसमें हिप्पोपोटामस जो है वो क्रश कर रहा है रीड्स को। रीड्स होते हैं बच्चों जो पानी में अनवांटेड जो वीड्स उग जाते हैं, उसको रीड्स कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हो जाता है। Now question number 6, the forest shouted of liberty. What does this refer to? फॉरेस्ट जो हैं वो चिल्ला रहे हैं आज़ादी के लिए, इससे क्या रेफ़र किया जाता है, क्या समझा जाता है? आंसर इज़ द फॉरेस्ट शाउटेड ऑफ लिबर्टी रेफर्स टू द क्राई ऑफ हिज सोल फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो ऐसा इससे क्या रेफ़र किया जाता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो चिल्ला रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अब उनकी आत्मा जो है उसकी आत्मा वो आज़ादी के लिए बोल रही है। नाउ पार्ट सी, थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस।
Question number 1. Do you think the slave not only suffered from the cruelty of his master but also the harshness of nature? Give reasons for your answer. तो बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं जो स्लेव है उसको अपने मास्टर की क्रूरता का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन जो नेचर है उसकी भी, प्रकृति की भी क्रूरता का सामना उसे करना पड़ा. तो गिव रीजंस फॉर योर आंसर. अपने आंसर आपको सपोर्ट करना है. नाउ आंसर इज येस, द स्लेव नॉट ओनली सफर्ड फ्रॉम द क्रुएलिटी ऑफ हिज मास्टर बट ऑल्सो द हार्शनेस ऑफ नेचर. उसे प्रकृति की क्रूरता का भी सामना करना पड़ा. एज द लास्ट स्टैंजा मेंशंस, जैसा कि आखिरी पैराग्राफ स्टैंजा में हमने पढ़ा, द बर्निंग हीट ऑफ द डे वेयर ही इज लाइंग इन डायरेक्ट सनलाइट. वो जहाँ पर लेट गया था वहाँ डायरेक्ट सनलाइट थी और बर्निंग हीट ऑफ द डे, दिन की तपती गर्मी थी, तो वह ऐसे में भी लेटा हुआ था. तो इससे पता चलता है वो प्रकृति भी उसकी तरफ कितनी क्रूरता, बर्बरता दिखा रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज स्लेव्स ड्रीम? स्लेव का क्या ड्रीम है? नाउ आंसर इज द स्लेव्स ड्रीम वाज टू गेट हिज फ्रीडम. बच्चों, एक गुलाम का सिर्फ इतना ही ड्रीम होता है कि उसे आज़ादी मिल जाए. तो उसका भी यही सपना था कि वो एक आज़ाद ज़िंदगी जिए. सो दैट ही कुड विजिट हिज होमलैंड इन अफ्रीका एंड मीट हिज फैमिली. वो बस इतना ही चाहता था कि उसे यहाँ से आज़ादी मिल जाए और वो अफ्रीका, अपने गांव, अपने देश चला जाए और अपने परिवार से मिल ले. ही ड्रीम्ड ऑफ लिविंग द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विद हिज फैमिली. वो यही सपना देख रहा था कि वो अपनी बाकी जो ज़िंदगी बची हुई है वो आज़ादी से अपने परिवार के साथ रहकर प्यार से बिताए. ही वॉज एम्ब्रेस्ड फॉर हिज होम. उसे अपने घर की याद आ रही थी, बहुत प्यार करता था अपने परिवार से, अपने बच्चों से. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड द स्लेव हैव? उस स्लेव की ज़िंदगी कैसी थी? डिड ही इवेंचुअली गेट फ्रीडम? क्या उसे आज़ादी मिली? इफ़ येस, हाउ? अगर मिली तो कैसे? आंसर इज द स्लेव लेड अ वेरी पिटी लाइफ एज ही हैड नो फ्रीडम. वो बहुत ही दयनीय उसकी ज़िंदगी थी क्योंकि वो एक गुलाम था, उसके पास आज़ादी नहीं थी. ही हैज़ टू सर्व फॉर हिज मास्टर फॉर द होल लाइफ. उसे पूरी अपनी ज़िंदगी अपने मास्टर के ही इशारों पर चलना था, उसी का कहना मानना था. हिज मास्टर यूज टू बीट हिम अप विद विप. और उसका जो मास्टर है उसे विप से पीटा करता था, चाबुक से मारा करता था. इन अ वे ही इवेंचुअली डिडंट गेट फ्रीडम. और वैसे देखा जाए तो एक तरीके से उसे आज़ादी ही मिली, बिकॉज डेथ इज़ द ओनली मीन्स ऑफ अटेनिंग फ्रीडम ऑफ एनी काइंड. और एक आज़ादी जो डेथ है, मृत्यु है, वो एक कड़वा सत्य है और मृत्यु के द्वारा ही हम वो आज़ादी, किसी भी तरह की गुलामी हो तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं. ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.